चाहता हूं कि आप इस शॉर्ट नोटिस पर अपनी तमाम व्यवस्था को पीछे करके, अपनी मसरूफियत को पीछे करके आप लोग यहाँ आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के जर्नलिज्म की एक मुखर आवाज को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। यकीनन ये मेरे ही लिए नहीं बल्कि रेक्ट ऑफ लीगल सेल से जुड़े हुए हर आदमी के लिए गौरव की बात है। हमारा ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटी सी मीटिंग है जिसमें हमारे पत्रकार और हमारे लॉयर्स और वो लोग जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में जो समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को हमने इस गेट टुगेदर में बुलाया है। हमारे साथ में कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं। मैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा कि बाराबंकी से मौलाना इस्लाम साहब आए हुए हैं जो एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और इंडिया की सबसे पुरानी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में जिसको कायम किया गया था, जमीयत उलमाए हिंद, और जिसने इस देश की फ्रीडम की लड़ाई में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके उत्तर प्रदेश के ऑफिस सेक्रेटरी मौलाना गुफरान साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे वैचारिक साथी मौलाना हुज़ैफा साहब भी आए हैं, कानपुर में रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे गेस्ट हमारे ऐसे थे कि जिनकी चर्चा साद भाई ने की। आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल यहाँ पर। चूंकि समय भी कम है और बातें भी कुछ करनी है, इसलिए मैं टॉपिक पर ही आता हूँ। हमने जो टॉपिक चुना है वो आपके सामने। पहली चीज ये है कि जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हमारे युवा, हमारे बूढ़े, हमारे देशभक्ति में डूबकर फांसी के फंदों को चूम रहे थे, तो उन्होंने वो जो 200-300 साल का जो स्ट्रगल था वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाने के लिए नहीं था। ये बात बहुत सी जगह से कही गई कि हमारी जो लड़ाई थी वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए इसके लिए नहीं थी, बल्कि हमारी लड़ाई ये थी कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक आजाद माहौल में अपनी जिंदगी गुजारें। उसके लिए इस देश की मिट्टी से जन्म लेने वाले हर इलाके के लोगों ने अपना बलिदान दिया। 47 में हम आजाद हुए, लेकिन जब हम आजाद हो गए और एक इंडिपेंडेंट राज्य के तौर पर दुनिया के नक्शे में हमने अपना इंदराज कराया, तो उस वक्त जो हमारे लीडर थे उन्होंने ये तय किया कि आखिर भारत का भविष्य कैसे होना चाहिए। जिस देश के लिए 300 साल, 250 साल स्ट्रगल किया है, करोड़ों लोग फांसी के फंदों को चूमते चले गए, भगत सिंह भी आए, अशफाकुल्लाह खान भी आए, मौलाना मदनी भी आए, महात्मा गांधी भी आए, सब लोग आए, सबने बलिदान दिया। तो आखिर जिस देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया वो उस देश को भविष्य में कैसा देखना चाहते थे, भारत के बारे में उनका आइडिया क्या था, उस आइडिया ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दर्शाया गया। और एक चिंतन मनन, एक विस्तृत चिंतन मनन के बाद ये तय किया गया, डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में जो टीम बनी थी, बड़े बड़े उसमें एक्टिविस्ट थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने फिर ये तय किया कि हाँ ये एक संविधान है, इस संविधान पर चल करके हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को उस पोजीशन में ले जाना है कि वो राष्ट्र को लीड करे। क्योंकि हमारे पास जो संस्कृति है, अनेकता में एकता, राजनीतिक विभिन्नताओं में एकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता, आर्थिक विभिन्नताओं में एकता, आप दुनिया में जाइए आपको किसी देश में नहीं मिलेगा।
मेरे पिताजी ने मुझे साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए भेजा। मैं जोहानिसबर्ग में एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में पढ़ा। वहाँ मुसलमान 5% साउथ अफ्रीका में मुसलमान है, और मंडेला जी के साथ मिल करके वहाँ मुसलमानों ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है। लेकिन उसमें से आप किसी को भी मुस्लिम को पूछिएगा साहब आप कहाँ के हैं, तो कहेगा साहब मैं तो गुजरात से आया हूँ, कोई बोलेगा मैं तमिलनाडु से आया हूँ, कोई बोलेगा मैं तो बांग्लादेश से आया हुआ हूँ। यानी आपको वहां का मूल निवासी नहीं मिलेगा। कोई कहेगा मैं अरब से आया हुआ हूँ। लेकिन मेरा देश ऐसा है कि आप किसी भी रिलीजन के आदमी को उठाओ के पूछो साहब आप किधर से आए हो, तो कहेगा मैं किधर से भी नहीं आया हूँ, मैंने इस देश की मिट्टी से जन्म लिया। ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, ये दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए इस संस्कृति को बचा करके रखना, आप समझ सकते हैं मेरे देश की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या कहा था शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने, और आज नहीं कहा था। उस वक्त उन्होंने कहा था वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कि दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी व्यक्ति का परसिक्यूशन किसी भी कारण से वो भारत आए, भारत उसका स्वागत करने के लिए नहीं आए। कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय पटल पर ये बताया था कि भारत क्या है। भारत वो नहीं है जहां पर मॉब लिंचिंग के नाम पर एक ग्रुप जमा होता है और किसी भी आदमी की हत्या कर देता है। कहते हैं दुनिया में कहीं भी परसिक्यूशन हो, आप आइए, मेरा भारत आपके स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत की जो पहचान रखी थी, दुनिया आज भी हैरान है कैसे से लोग यहाँ पैदा हो गए। महात्मा गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और अब जीतेंगे। आप देखिए इतिहास, आप दुनिया में जाइए तो आपको गांधी जी हर जगह मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि बड़ी सी बड़ी ताकत को भी सत्य और अहिंसा के माध्यम से शिकस्त दी जा सकती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था जब देश का विभाजन हुआ, जामा मस्जिद के मीनारों से खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये आपका देश, आपके बाप दादा की कब्रें हैं यहाँ पर, आपकी मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, आप किसके रहमो करम पर छोड़ करके जा रहे हो। हिस्टोरिकल स्पीच थी मौलाना आजाद की। ये दुर्भाग्य है कि देश तकसीम हुआ, लेकिन मैं जिन लोगों को मानता हूं और जिस विचारधारा से आता हूं, उन्होंने हमेशा उस समय भी भारत के विभाजन की निंदा की थी और कहा था कि भारत को तकसीम करना ये सबसे बड़ा पाप है। आप इतिहास को देखिए, जमीयत उलमा हिंद तो बिल्कुल सबसे आगे रही थी। उस वक्त के हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, जो मौलाना अरशद मदनी साहब के पिताजी होते हैं और मौलाना महमूद मदनी साहब के दादाजी होते हैं। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया था और कहा था नहीं, धर्म के नाम पर हम कोई मुल्क नहीं लेंगे, चूंकि कौमें वतन से बनती हैं, रिलीजन से नहीं बनती। और आपने देखा रिलीजन के नाम पर एक देश बना और मात्र 25 साल में टूट गया साहब। भाई बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं उनका धर्म तो कोई और नहीं था, धर्म वही था जो पाकिस्तान के लोगों का था। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी थी कि नहीं, धर्म के नाम पर स्टेट नहीं बनता है, वतन नहीं बनता है, और हमने उसका विरोध किया, परखंड विरोध किया। उस दौर में हमें कहा गया कि हम कांग्रेस के एजेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो लोग थे जो टॉप रिलीजियस लीडर थे उस दौर के, और आज तक उनका परिवार इस देश को लीड कर रहा है मुस्लिम्स को। और इन्होंने कहा था कि नहीं, हमें कोई मुल्क नहीं चाहिए, हम भारत के साथ ही रहेंगे और अखंड भारत के साथ रहेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, वो एक लंबा विषय है, उसमें जाएंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, उसकी डिटेल में मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमने ये तय किया था कि हाँ हमें कैसा देश बनाना है। और देखिए, देश किसी सरकार के कंट्रीब्यूशन से नहीं बनता है, देश समूचे देशवासियों के कंट्रीब्यूशन से बनता है। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत पसंद है,
उन्होंने कहा, जर्मनी में कहा था कि अगर हम सब हर आदमी एक एक कदम चले तो आप ये मानिए कि देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। ये बात ठीक है एकदम, इसमें मैं उनसे एग्री करता हूं, बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई भी सरकार संपूर्ण क्रांति नहीं ला सकती है। सिर्फ आजादी की लड़ाई मौलाना मदनी ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने, भगत सिंह ने, इन 4-5 लोगों ने नहीं लड़ी थी। ये तो कम्युनिटी को लीड कर रहे थे। जब ये नीचे से आवाज उठी कि नहीं, बहुत अन्याय, अत्याचार, दुष्प्रचार हो चुका है, अब हमें आजादी चाहिए, अब हमें ऐसा दिन चाहिए कि ऐसा सूर्य का उदय हो कि आजादी के साथ हम उसकी किरणों से फायदा उठा सकें। तो आप देखिए उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को भी भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तो पहली चीज तो यह है कि समूचे भारत को और हम सबको मिलकर के कुछ करना पड़ेगा जब तब्दीली आएगी। हम दुनिया को देखते हैं, 21वीं सदी में दुनिया कहीं से कहीं चली गई। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम दुनिया को एक पाठ पढ़ाते आए हैं अब तक, और दुनिया ने हमसे सीखा कि किस तरीके से अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर के रह सकते हैं। भारत को देख करके दुनिया दंग रहती थी। हम कहीं जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, तो हमसे लोग पूछते हैं कि साहब आप इंडिया में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो होता है कि आपकी वेशभूषा तो ऐसी है कि दूर से आदमी देख के समझ जाएगा कि आप मुस्लिम हैं, तो आप इंडिया में रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने कहा साहब मेरे पास संजय शर्मा जी जैसे लोग हैं जो मेरे लिए लगते हैं। तो इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि सत्ता के जरिए से और कम्युनिज्म जो लोग फैलाते हैं उनके माध्यम से जो तारीकी लाई गई है उसमें संजय सर आप एक दिया लेकर के खड़े हुए हैं, और वो दिया एक ऐसे इतिहास का निर्माण कर रहा है कि अगले 50 साल के बाद या 150 साल के बाद जो जनरेशन आएगी वो ये तो जरूर लिखेगी कि संजय शर्मा के पास 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं थी। वो ये जरूर लिखेगी कि लखनऊ के हजरतगंज में उनका कोई बहुत बड़ा टावर नहीं था, लेकिन साथ में वो ये भी लिखेगी कि हाँ लखनऊ का एक व्यक्ति था जो आने वाले भारत के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रहा था। ये जरूर, और यही सब कुछ है साहब। इतिहास में कहीं चर्चा नहीं होगा महात्मा गांधी के पास कितनी दौलत थी, इतिहास में कहीं चर्चा नहीं होगा कि भगत सिंह ने कितने घर बनाए थे, इतिहास में नहीं चर्चा होगा मौलाना मदनी ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ किया था। इतिहास में चर्चा सिर्फ इस बात का होगा कि उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया। और बड़ी अच्छी बात मनोज झा साहब ने कही, हमारे मित्र है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, होम मिनिस्टर वहां मौजूद, तो उन्होंने कहा कि देखिए इतिहास बड़ा कातिल होता है। आप इतिहास की किताब पढ़ ले, धोखे से एक के बजाय 2 पन्ने उलट जाए तो 100 साल का इतिहास ही गायब हो जाता है। आदमी जल्दी जल्दी में जब सफे पलटता है ना तो मालूम हुआ एक की जगह 2 चले गए, तो मालूम होगा भाई 90 पढ़ रहे थे वो 20 गायब हो गया पूरा। इसलिए इतिहास किसी को जगह नहीं देता है, दौलत की, हुकूमत की बुनियाद पर जगह नहीं मिलती है, मानवता की बुनियाद, सेवा समर्पण की बुनियाद पर जगह मिलती है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ कि लीडर कौन होते हैं, हम सब लोगों को कम्युनिटी को लीड करना है। अगर 50 साल बाद भारत कैसा होगा तो वो आज के युवाओं को देख करके आपको पता चल जाएगा कि अगले 50 साल में भारत कैसा होगा। मेरे देश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 75% पॉपुलेशन अंडर 35 है, हमारी पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन अंडर 20। हम हिंदुस्तान ही नहीं है बल्कि हम यंगिस्तान भी हैं। और ऐसे युवाओं के देश में जहां पर एनर्जी है, कैपेबिलिटी है, सलाहियतें हैं, सब कुछ है, वहां पर लीडर की परिभाषा शायद बदल दी गई है। वो लीडर की वो परिभाषा नहीं है जो महात्मा गांधी और मौलाना मदनी की थी, बल्कि शायद लीडर की परिभाषा उसी को लीडर कहा गया है जो ज्यादा समय तक सत्ता में रहे। अब वो कैसे रहे वो उसकी चर्चा नहीं है। महाराष्ट्र
राष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये डेमोक्रेसी का क्राइसिस है। बंगाल में अगर कोई मुख्यमंत्री अन्याय करता है तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए। ये चीज नहीं है कि डेमोक्रेसी सिर्फ उनके लिए है और आपके लिए नहीं है। साहब, आपको भी अगर जनता ने चुना है तो आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के साथ में अन्याय नहीं कर सकते। आपको राइट नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो लीडर कौन होते हैं? लीडर वो नहीं होते जो अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जनता की भावनाओं से खेलते हैं, बल्कि लीडर वो होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उनको लीडर कहा जाता है और उन्हीं को इतिहास में याद भी रखा जाता है। मैं आज के सिचुएशन की थोड़ी चर्चा कर लूं, क्योंकि शायद मैं उस कम्युनिटी से आता हूं जिसको आज के दौर में सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। आपको मेरी बात कुछ बुरी लगे तो क्षमा भी करिएगा। सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। मैं आता जाता भी रहता हूं इधर उधर। आप यकीन मानिए कि शायद आप उस सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा सकते जिस सिचुएशन को हम फील कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि भारत से ज्यादा बेहतर जमीन दुनिया में कोई नहीं। आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब पुलवामा हुआ तो मैं उस वक्त जोहानिसबर्ग में था और 2-3 दिन के बाद मेरी फ्लाइट थी और मुझे मुंबई लैंड करना था और फिर मुंबई से मुझे दिल्ली आना था और दुबई में कुछ देर का स्टे था। आप यकीन मानिए कि जब मेरा प्लेन मुंबई में लैंड किया तो उस वक्त जो मेरे दिल में खुशी आई, जो मुझे एक तरीके से अपनाइयत का एहसास हुआ, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे बुर्ज खलीफा से या दुबई की आसमान को छूती हुई बिल्डिंगों से ज्यादा कहीं खूबसूरत इस गांव में बसने वाली एक छोटी सी झोपड़ी लगती है, जो भी हमारा देश है। इस देश के लिए मेरे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। यहाँ मेरे बड़ों की कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं, खानकाहें हैं। यहाँ पर हम हजारों साल से मिल करके रहते आ रहे हैं। इस देश को बावजूद इसके के हमारे साथ में जो सिचुएशन है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि नहीं, भारत से बेहतर जगह कोई नहीं है। मैं 2-3 देखिए आपके करीब में श्रीलंका है, क्योंकि अभी संजय सर को भी बोलना है, थोड़ा सा मैं उसको वो करता हूं। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में एक परिवार है जिसने 20 साल राज किया। वहां पर मुस्लिम्स देखेंगे 9%, आप तमिल देखेंगे 11%, और उसके बाद जो कम्युनिटी है राजपक्षे उन्हीं को लीड करते थे। महेंद्र राजपक्षे वो राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति के बाद वो प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने वहां की जो माइनॉरिटी थी उनके साथ में अन्याय किया 20 साल तक, और जो एक्चुअल कंट्री के इश्यूज थे उससे भटकाते रहे। भाई आप रोजगार मत पूछिएगा, हम ज्ञानवापी चला देते। अब आप चलिए 15 दिन ब्रेकिंग न्यूज। अब आप जब युवा कहेंगे कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेकार घूम रहे हैं, विमेन के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वो एक नई पिक्चर लॉन्च करा देंगे, द कश्मीर फाइल। अब आप देखिए उसे 1 महीने मस्त होकर के देखिए। बिल्कुल जितने राज्य के मुख्यमंत्री हैं सब आ जाएंगे कि साहब टैक्स फ्री कर दिए। अद्भुत पिक्चर है, इतिहास में ऐसी पिक्चर बनी नहीं। अब 1 महीने का पूरा ट्रायल हो जाएगा। उसके बाद जब कोई तीसरा क्वेश्चन उठेगा, महंगाई बहुत हो रही है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, तो वो कहेंगे कि ठीक है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बोलो, ईडी से बोलो कि चक्कर लगवाए इसके 6-7 मरतबा बुलाए इसको, वो ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी। हालांकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर शायद ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाता, लेकिन वो खैर जांच का विषय। तो श्रीलंका में हुआ क्या सर, आप ये चीज समझने की है। सब 20 साल राज किया आपने, बम्पर राज किया।
तो आपने वो लॉ बना दिए कि सारी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स पर स्टडी करने वाले कहते रहे कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, ये मत करो। लेकिन जब 20 साल गुजर गए तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन लोगों ने 20 साल तक उस परिवार का सपोर्ट किया, उन्हीं लोगों ने 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों को कोलंबो में जला दिया और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोलंबो छोड़कर 210 किलोमीटर दूर एक एयरबेस पे जाके पनाह लेनी पड़ी। ये वो लोग नहीं थे जो 9% से आते हैं। ये तमिल 42,000 तमिलों को मार दिया गया साहब, मुझे पीड़ा है। हमारे ही देश में थे पहले वो कभी तमिल, 42 लाख तमिलों को मार। और हिंसा उन्होंने नहीं की क्योंकि वो तो इस लायक ही नहीं थे कि वो हिंसा करें। वो तो बेचारे अहिंसा ही का कहने साहब मानवता के साथ रह लीजिए, हम सब आपस में भाई भाई, वो भाई भाई में लगे हुए थे। लेकिन ये जो जिसको आपने एक कम्युनिटी के खिलाफ भड़काया, जब उसको समझ में आया कि साहब कुछ भी नहीं है यहाँ तो उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोलंबो छोड़ने पर मजबूर करना पड़ा। बहुत बड़ी घटना है साहब। आप देखिए पिछले दिनों में मेरे देश में क्या हुआ, 1000 करोड़ की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। 700 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ रेलवे का हुआ है। अग्नि योजना पर जो प्रोटेस्ट किया गया, हालांकि मैं हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये हमारे ही तो लोग हैं भाई। आपको कोई चीज कहनी है तो उसका एक स्टेज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन नहीं, जब आप कम्युनिटी को हिंसक बना दोगे तो आज वो मेरे खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, कल वो किसी और के खिलाफ भी हिंसा कर सकते हैं। और फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है साहब, फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। हम तो चाहते हैं कि मेरा देश लीड करे, राष्ट्र, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो कल्चर है, संस्कृति है, जो तहजीब है, तमद्दुन है, वो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। लेकिन हम कुछ चीजों को बचाने के लिए अपने समूचे इतिहास को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पैरों तले रौंद रहे हैं। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। ये बापू ने कहा था। बापू ने यह भी कहा था कि अगर भारत को पहचानना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। अधिकतम भारत गांव से बसता है। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव की आवश्यकता है अगर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। एक दो घटनाओं का और मैं तज़किरा करूंगा। आज बहुत बड़ी तादाद में मेरे देश में, प्रदेश में युवा है, बेरोजगार है, और हम 40 साल में सबसे ज्यादा भयंकर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। आप कल्पना नहीं करते कि हमारे हर जिले के अंदर 1,25,000 युवा डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। ये एक जिले का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। हर जिले में 1,25,000 युवा जिनके पास डिग्री है साहब, वो डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बताइए आप किस देश का निर्माण कर रहे हैं? अभी आपने बिहार में नहीं देखा 35,000 पद खाली हुए रेलवे के, वैकेंसी निकली साहब, 125 करोड़ फॉर्म फिल हो गए सिर्फ 35,000 पदों के लिए। भाई मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं तो सरकारी नौकरी में हूं ही नहीं। आप मेरा प्रतिशत देखिएगा तो कहीं भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं दे रहे हैं, पुराने लोग कुछ दे रहे थे, हमें तो किसी ने भी कुछ नहीं दिया, हम तो संघर्ष करके यहाँ खड़े रहे। लेकिन सवाल देश का है। आप कल्पना कर सकते हैं, ई श्रमिक पोर्टल भारत सरकार ने बनाया सर, उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया 6 करोड़ युवाओं ने कि साहब हमें पर रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ऐसी सिचुएशन में 9 लाख सरकारी पद खाली है। आप क्यों नहीं भर रहे हो साहब? आपका युवा बेरोजगार घूम रहा है, 9 लाख आपके सरकारी पद खाली है, लेकिन आप इस दिशा में नहीं चल रहे हो। आपको तो वो कुछ ही चीजें समझानी। और हम इस दौर में भयंकर आर्थिक असमानता के दौर से गुजर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हम एक समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला देश है साहब। हमारा प्रियम्बल पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको, लेकिन हम इतने असमान कैसे हो सकते हैं? मैं आपको डेटा देता हूं। अगर आप देखें तो भारत के 10% लोगों के पास हमारी कुल राष्ट्रीय इनकम का 57% है।
मात्र 10% लोगों के पास भारत की कुल राष्ट्रीय इनकम का 57% है और 1% लोगों के पास भारत की कुल राष्ट्रीय इनकम का 22% है। एक आदमी ऐसा है कि उसके पास इतनी दौलत होगी कि आपके लखनऊ के तमाम लोगों को मिला दी जाए तो भी नहीं। इतनी भयंकर असमानता है, आप क्यों नहीं लाते? आप आर्थिक रूप से पूरे देश में आप सिविल कोड लाइए, आप बताइए लोगों को, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है। दूसरी लास्ट बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी देश में बात की जा रही है। हालांकि हमारे पास आर्टिकल 29 भी है, 30 भी है, हमारा प्रियम्बल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल पर जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत देखिए, भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको अलग कल्चर मिलेगा, आप मिजोरम में जाएंगे, आप मेघालय में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कल्चरल राइट प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है उन राज्यों के लिए। तो आप इन बेसिक चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कि लोग इन चीजों पर ना आ जाएं, आप एक नई पिक्चर लॉन्च कर देते हो, लेकिन जो चीजें पर्दे पर नजर आती है ना, उनमें कोई रियलिटी नहीं होती। निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा, और नुकसान ना मेरा होगा ना आपका होगा, भारत का नुकसान, भारत की छवि खराब। भारत को बचाना है साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम सबको मिल करके गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध, संपन्न और सारे विश्व की सेवा के लिए समर्पित भारत का निर्माण करना, ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। मेरा रिलीजन मुझे कहता है साहब देश की सेवा करो आप, ये आपके ऊपर फर्ज है। आप नहीं करोगे तो सवाल होगा ऊपर के साहब आप क्या करते? आप तो अपने लिए चीज है। संजय सर को क्या जरूरत थी इतना सब बोलने की? इनका रात में 3 बजे यूट्यूब चैनल ही हैक कर दिया है। वो तो इतना सारी दुनिया में इतना बवाल हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि नहीं भैया इनको चला दो, वरना कहीं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इन्होंने एक वैसे ही बनाया, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। देखते ही लोगों को 100 सब्सक्राइबर लेने में टाइम निकल जाता है। क्यों? कि लोगों ने ये समझा कि हाँ यार ये एक मुखर आवाज है, और इनकी इस आवाज की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि जब ये आवाज खत्म हो जाएगी तो लोहिया जी ने जो कहा था वो सबको उसका स्मरण होगा, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। और आखिर में 2-3 बातें मैं कह करके आपसे रुखसत चाहूंगा और फिर हम सब संजय सर को सुनेंगे। देखिए, एक सिलसिलेवार एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप देखेंगे तो कभी एक मॉब लिंचिंग का इशू आता है, इस देश में आया। आप युवाओं को मायूस मत करो। देखो, कश्मीर का युवा मायूस हो गया, किसी भी कारण से हुआ हो। आप देख रहे हो कि आज उसकी क्या स्थिति, हमें कितनी भारी मिलिट्री वहां लगानी पड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत गहरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप युवाओं को मायूस मत करो। आपको सत्ता मिल गई, आप राज करो ना साहब। आप मेरे भी आप प्रधानमंत्री हो, मेरे भी मुख्यमंत्री हो। आपको भाई, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मुझे तो आपने वहां खड़ा कर दिया कि कोई पॉलिटिकल आदमी, लीडर मेरे साथ फोटो लेने में भी डरता है कि यार कहीं वायरल हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आपने तो हमें वहां आजादी के 75 साल के बाद पहुंचा दिया है ना, तो ठीक है आप राज करो ना। आपको सत्ता मिली, आप चलाइए साहब। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने 60 साल किया, आप 100 साल करिए, लेकिन कृपा करके इस देश को मत तोड़िए। क्या खूबसूरत भाषण था वाजपेयी जी का पार्लियामेंट। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाजपेयी जी ने कहा, जो इस देश के टॉप 5 सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर में से एक है। बेहतरीन स्पीच है उनकी। आज भी आपको मन करे, कभी परेशान हो तो वाजपेयी जी को करिएगा, उनको सुनिएगा। मैं तो उनको सुनता हूँ और मुझे आनंद आता है उनको सुनने में। मुझे लगता है कि यार वाजपेयी जी भी कहीं कभी इन्हीं लोगों के साथ खड़े होते थे।